तो आज से कुछ दिनों पहले हमने आयरन मैन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद देख सकते हो, लेकिन आज हम कंटिन्यू करेंगे उस वीडियो के सेकंड पार्ट को। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। क्या आयरन मैन की प्लाज्मा लेज़र इक्वली पावरफुल है सुपरमैन के हीट विजन की तरह? अब सबसे पहले तो अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मा लेज़र आयरन मैन के हाथ में लगे रेड कलर के लेज़र को बोला जाता है, और हीट विजन सुपरमैन अपने आंखों से फायर करता है। अब इन दोनों सुपर हीरोज़ ने अपने लेज़र से मेटल को मेल्ट किया है, बस आयरन मैन ने टाइटेनियम को मेल्ट किया है। टाइटेनियम को मेल्ट करने के लिए 1668 डिग्री सेल्सियस की हीट चाहिए होती है, और सुपरमैन ने स्टील को मेल्ट करने के लिए 1540 डिग्री सेल्सियस की हीट चाहिए होती है। अब ऑन पेपर आयरन मैन की लेज़र ज़्यादा पावरफुल लगती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुपरमैन की जो हीट विजन है वो आयरन मैन के लेज़र के कंपैरिजन में 10 टाइम्स या उससे ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, क्योंकि आयरन मैन को अपनी पावर आर्क रिएक्टर से मिलती है, और यही रिएक्टर इन प्लाज्मा लेज़र को चार्ज करता है, जबकि सुपरमैन की हीट विजन को हमारा सोलर सिस्टम का सन चार्ज करता है। जब क्रिप्टोनियंस येलो सन में आते हैं तब उनकी बॉडी में एक फोटोन्यूक्लियर इफेक्ट की प्रोसेस शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी के सेल्स को सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ करते हैं। और जब क्रिप्टोनियंस इस एनर्जी को अपनी आंखों पर फोकस करते हैं तब वो हीट विजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब क्रिप्टोनियंस को अपनी पावर सोलर एनर्जी से मिलती है, इसलिए उनकी हीट विजन भी ऑलमोस्ट सन जितनी वार्म हो सकती है। आज से कुछ सालों पहले कुछ सुपर हीरो नर्ड्स ने सुपरमैन की हीट विजन के टेम्परेचर को कैलकुलेट किया है, जिसके बाद उन्हें पता चला कि सुपरमैन की हीट विजन 1,54,32,071 डिग्री सेल्सियस वार्म मतलब गर्म है। मे भी सुपरमैन की हीट विजन इससे भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर जा सकती है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, लेकिन ये आयरन मैन के 1668 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आयरन मैन के प्लाज्मा लेज़र सुपरमैन के हीट विजन के इक्वल बिल्कुल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, मार्क 6 थॉर के लाइटनिंग से बच गया, लेकिन विप्लैश के अटैक से कैसे डैमेज हो गया? तो डिस्कस करने से पहले हम दोनों सीन्स को देख लेते हैं। दोनों सीन्स को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि जब थॉर ने आयरन मैन पर अटैक किया था तब आर्मर तो चार्ज हुआ ही, लेकिन उसे हल्का सा डैमेज भी हुआ था चेस्ट और लेग प्लेट पर। लेकिन ये बात हम सबको पता है कि टोनी अपना आर्मर बहुत जल्दी अपग्रेड करता है। मार्क 5 इलेक्ट्रिक प्रूफ नहीं था, इसलिए टोनी ने मार्क 6 को लाइटनिंग प्रूफ बना दिया था। लेकिन टोनी के एडवाइस पर विप्लैश ने अपने केबल्स की पावर बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से मार्क 6 डैमेज हो गया था। 2012 में टोनी ने मार्क 6 को फिर से अपग्रेड किया, जिसकी वजह से थॉर के लाइटनिंग का आर्मर पर कुछ खास असर नहीं हुआ था। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि टोनी ने अपना आर्मर इम्प्रूव किया है। सिविल वॉर के एंड में कैप्टन अमेरिका ने आयरन मैन का हेलमेट तोड़ दिया था, लेकिन टोनी ने अपने सूट में इम्प्रूवमेंट्स किए, और जब थैनोस ने मार्क 50 का हेलमेट तोड़ा तब 2 सेकंड के अंदर मार्क 50 ने दूसरा हेलमेट बना दिया था। और ऐसा ही टोनी ने मार्क 6 में आर्मर के फिजिकल पार्ट्स को अपग्रेड किया था, जिसकी वजह से वो थॉर के लाइटनिंग अटैक से बच गया था। थर्ड क्वेश्चन, पेपर पोट्स और रोडी एके वॉर मशीन के आर्मर में कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? तो ये बात तो हम सबको पता है कि टोनी अपने सूट्स में पहले जारवेस और बाद में फ्राइडे को यूज़ किया करता था। लेकिन अगर बात करें पेपर पोट्स के आर्मर की तो ये बताना काफ़ी मुश्किल है कि रेस्क्यू आर्मर में कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ऑफकोर्स रेस्क्यू आर्मर में HUD स्क्रीन थी जो आर्मर की इन्फॉर्मेशन पेपर पोट्स को शो करती है, लेकिन एंड गेम में पेपर पोट्स का स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा कम था, इसलिए हमें ठीक से पता ही नहीं चला कि उसके पास कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन जब टोनी स्नैप करता है तब पेपर पोट्स फ्राइडे को बोलती है टोनी के हार्ट बीट को चेक करने के लिए। अब मैं एक साल से इस कन्फ्यूजन में हूँ कि फ्राइडे की आवाज़ कौन से आर्मर से आई थी, आप खुद सुनकर देखो। Friday. अब इस सीन को देखकर यह बताना काफ़ी मुश्किल है कि मार्क 85 से फ्राइडे की आवाज़ आई थी या रेस्क्यू आर्मर से, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पेपर पोट्स के पास फ्राइडे AI हो, क्योंकि आयरन मैन 3 में हम सब देख चुके हैं कि जारवेस एक साथ 35 आर्मर्स को कंट्रोल कर रहा था, तो फ्राइडे के लिए 2 आर्मर को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए 99% चांसेस है कि रेस्क्यू आर्मर में फ्राइडे एग्जिस्ट करती है। अब अगर बात करें रोडी की, तो जब टोनी ने मार्क 2 बनाया तब उसमें जारवेस AI था, लेकिन जब जस्टिन हैमर ने मार्क 2 को वॉर मशीन बनाया तब जारवेस उस आर्मर में बिल्कुल नहीं था। और आज तक हमें रोडी के सूट में किसी AI की आवाज़ सुनने नहीं मिली है। हाँ, रोडी के सूट्स में हेडसअप डिस्प्ले होती है जो सूट और एनिमी की इन्फॉर्मेशन रोडी को देती है, लेकिन आयरन मैन 2 में जब वैनको ने वॉर मशीन को हैक किया
तब अगर जार्विस वॉर मशीन सूट में होता तो टोनी एक कमांड पर वॉर मशीन को ऑफलाइन करके सूट को डीएक्टिवेट कर सकता था। और ऐसे ही जब किलियन के लोग आयरन पैट्रियट को उड़ा रहे थे तब टोनी को पता था कि रोडी वो सूट में नहीं है, और अगर टोनी तब चाहता तो वो बीच हवा में सूट को डीएक्टिवेट कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जो डायरेक्टली ये प्रूव करता है कि वॉर मशीन के सूट पर टोनी का कोई कंट्रोल नहीं है। और हमने कभी वॉर मशीन के सूट में किसी एआई की आवाज़ नहीं सुनी, इसलिए वॉर मशीन के सूट में कोई बोलने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। फोर्थ क्वेश्चन, टोनी ने अल्ट्रॉन बस्टर क्यों नहीं बना? अब इसका आंसर ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि टोनी ने हल्क बस्टर कैसे बनाया था। तो सबसे पहले तो हल्क एक मॉन्स्टर से कम नहीं था, और एवेंजर्स के टीम में सिर्फ थॉर था जो हल्क के बराबर था, लेकिन थॉर मिडगार्ड पर हमेशा नहीं रह सकता, इसलिए टोनी और ब्रूस बैनर ने मिलकर हल्क पर डीप स्टडी की और उसकी पावर लेवल, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड को ठीक तरीके से स्टडी करके एक ऐसा आर्मर बनाया जो हल्क के पावर लेवल को बराबरी की टक्कर दे पाए। और हल्क पर पूरी तरीके से रिसर्च करने के बाद हल्क बस्टर बनाया गया था। लेकिन दूसरी तरफ अल्ट्रॉन है, जिसके बारे में टोनी को कुछ खास नॉलेज नहीं थी। अल्ट्रॉन काफ़ी कम समय में खुद को अपग्रेड कर रहा था, वो हमेशा सीख रहा था, इसलिए जैसे ह्यूमंस इवॉल्व करते हैं वैसे ही वो अल्ट्रॉन अपने बॉडी को सिर्फ कुछ घंटों में बेटर बना रहा था। टोनी और अल्ट्रॉन की फर्स्ट बैटल में आयरन मैन ने अल्ट्रॉन को काफ़ी इजीली बीट कर दिया था, लेकिन वही फाइनल बैटल में अल्ट्रॉन अपनी बॉडी को इतना पावरफुल बना चुका था कि उसे बीट करने के लिए थॉर, विजन और आयरन मैन ने एक साथ एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस किए थे। तब कहीं जाकर अल्ट्रॉन की बॉडी मेल्ट हुई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, टोनी के पास अल्ट्रॉन के बारे में ना के बराबर इन्फॉर्मेशन थी। हल्क के रिकॉर्ड्स थे, इसलिए उन्हें देखकर हल्क बस्टर बनाया गया था, लेकिन अल्ट्रॉन की पावर लेवल, उसका माइंडसेट और उसके पास कौन से वेपन्स है, इसके बारे में टोनी को कोई आइडिया नहीं था। और जब टोनी को यही नहीं पता था कि अल्ट्रॉन की एक्चुअल पावर्स क्या है, इसलिए इतने कम इन्फॉर्मेशन में अगर टोनी अल्ट्रॉन बस्टर बनाता तो आखिर में वो हार जाता, क्योंकि टोनी को अल्ट्रॉन को एनालाइज करने का कभी मौका ही नहीं मिला। वैसे टेक्निकली हम विजन को एक अल्ट्रॉन बस्टर का टैग दे सकते हैं, क्योंकि अगर विजन एवेंजर्स के साथ ना होता तो एवेंजर्स के लिए अल्ट्रॉन को बीट करना लगभग इम्पॉसिबल जैसा हो जाता। तो यही थे वो 4 क्वेश्चन जो हम लास्ट पार्ट में कवर नहीं कर पाए थे। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है, वॉर मशीन के पास फ्राइडे, जार्विस जैसा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा या नहीं। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अब अगले वीडियो में। लेकिन अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।